नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फोर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के सेट 4 पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग का जो भी रिविज़न जल्दी जल्दी करना है तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को एक बार देख के उसको अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद यहीं पे हो जाने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अर्नेस्ट लेनिन कौन थे? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। समझ में आ गया। अर्नेस्ट लेनिन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है। हम बार बार इसको रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब फ्रांस सीखता है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर सेट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई भी नंबर पे मिल रहा है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसलिए इसको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? 1719 रूसी क्रांति, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, 1776 स्वतंत्रता संग्राम, या फिर 1857 की क्रांति। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। याद रखेंगे, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, लंदन में, या फिर कोलकाता में? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा लंदन में, यानी कि दुनिया में, यानी कि लंदन में भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था, ठीक है। पहली भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क, या विलियम प्रथम ने? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, मेजिनी। कौन सा? मेजिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? जनवरी 1922, फरवरी 1922, या फिर जनवरी 1923, या फिर फरवरी 1923। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फरवरी 1922। कब होगा? फरवरी 1922 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई? 1926, 1927। क्वेश्चन नंबर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1926, 1927, 1928, या फिर 1929। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा 1927, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 1927, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर मोहम्मद अली एवं शौकत अली, शमीम इकबाल, सरफराज इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम। तो क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। कौन थे? प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? वसीय की संधि, वियना की संधि, म्यूनिख समझौता, या कुस्तुनतुनिया की संधि? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियना की संधि। कौन सा? वियना की संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1927, 1928, 1929, या फिर 1930। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का होगा 1929, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बार बार इसलिए आपको रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, आपको वीडियो देखते देखते आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाए, और आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन सामने आ रहा है आप ऑप्शन को देख के पूरा क्लिक कर सकते हैं। इसलिए आपको इसीलिए आपके लिए बार बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है
कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर श्रीलंका। तो 11 नंबर का जो आंसर होगा हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, समवर्ती सूची, वन विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा या फिर अवशिष्ट शक्ति, राज्य सरकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची, जिसमें कि वन विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर में दिया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था? जॉर्ज बुश, मार्टिन बुश या फिर नेल्सन मंडेला या फिर मार्टिन लूथर किंग। तो ये क्वेश्चन देखिए को दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और भी सेट में हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़े हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा रहा है ताकि बच्चे को याद हो जाए और अपने एग्जाम में वो उसको लिख के आए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? 1980 से 82, 1960 से 1965 या फिर 1960 से 61 या फिर 1966 से 75। तो अश्वेत शक्ति जो है ना, ये आंदोलन हुआ था 1966 से 1975 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1966 से 1975 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा था, ये तो सही है। लोकतंत्र में दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार है, ये भी ठीक है। लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ना, डी नंबर गलत बात है, तो यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? यानी कि इस समय में, यानी कि वर्तमान समय में निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी हम लोग ने पिछले सेटों में 2 से 3 बार पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी सब क्या है? लोकतंत्र है, सब ने सभी को अपना अधिकार है और सभी लोग अपने अनुसार ही जीवन जीते हैं, यानी कि किसी के अकॉर्डिंग से वो अपना जीवन को नहीं जीते, इसलिए क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, यानी कि राजतंत्र नहीं, कि कोई राजा नहीं है, और तानाशाही यानी किसी के उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लोकतंत्र है, यानी कि अपने मन के मालिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह, लोक कल्याण समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का होगा दबाव समूह। क्या होगा? दबाव समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी देखिए राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, या फिर हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो इस बारे मतभेद मिटा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जितने ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर सकते हैं आप लोग। और पीके फॉर स्टडी क्लासेस को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको आप लोग थोड़ा बड़ा कीजिए। पीके फॉर स्टडी क्लासेस आपके लिए मेहनत करने के लिए आपके पीछे हमेशा तैयार है, 24 आवर्स तैयार है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे ने जानते होंगे, सभी के मुंह पे ये क्वेश्चन होगा कि भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्य है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा सभी लोग कॉमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग भारत के नागरिक हैं तो आपको इतना जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, चलिए बताइए, काली, लाल, जलोढ़ या फिर लेटेराइट। तो 21 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1971, 1972, 1974 या फिर 1976। तो क्या होगा, 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, 1972। कब होगा, 1972 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि हिमालयन यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय रोग या फिर उच्च रक्तचाप। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अब्दुल कलाम। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है, ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, या फिर ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है। तो क्या होगा, 25 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। देखिए झूम खेती जो होता है ना, झूम खेती के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक बार फसल उगाने के बाद वहाँ पे कई सालों तक 2 से 3 साल तक वहाँ के ज़मीन को परती छोड़ दिया जाता है, और वहाँ के जितने भी जो फसल काट के कुछ भाग जो बचते हैं उसको जला दिया जाता है। वही राख को फिर उसमें से वहाँ पे गहराई से खेत को नहीं जोता जाता। ठीक है, तो वहाँ पे उसी में फिर से बुआई की जाती है, और वहाँ पे सभी लोगों ने मिलजुल कर खेती करते हैं, यानी कि वहाँ पे किसी का कोई हिस्सा नहीं होता है। वहाँ पे लॉटरी की तरह खेती होता है कि आज मेरा पारी है तो कल आप लोगों का पारी होगा। उसी तरह से वहाँ पे कृषि किया जाता है, उसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आप क्या होगा, गठन कृषि, रोपण कृषि या फिर जीवन निर्वाह कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जीवन निर्वाह कृषि। वहाँ के लोग जो है ना मिलजुल के रहते हैं और अपने पारी का इंतजार करते हैं और फिर अपना खेती को करते हैं। वहाँ पे किसी का नाम से कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पे सभी लोग जो है ना मिलजुल के करते हैं। कहाँ पे, मिजोरम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मिजोरम में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 27 पे आते हैं कि एचवीजे पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। ये कितनी है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1700 किलोमीटर। कितना, 1700 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर कांच उद्योग या फिर रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए 29 को देखते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, मुंबई को, कोलकाता को, कानपुर को या फिर अहमदाबाद को। तो यहाँ पे 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई, 1958, 1960, 1962 या फिर 1964। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में होता है। कब होता है, 1960 में सीमा सड़क संगठन। ठीक है, BRO याद रहेगा, 1960 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, फिर उद्योग है। तो क्या होगा, 31 का होगा प्राथमिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, प्राथमिक। ठीक है, 32 पे आते कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रों
क्षेत्र के रूप में उभरा है? माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पे होगा 32 का होगा बी नंबर आंसर, तृतीयक क्षेत्र। कौन सा होगा? तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है। कितना परिवार? 4 परिवार है। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5000 है। कितना है? 5000 रुपये हैं। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो यहाँ पे 33 का आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर, बताएंगे क्या? बता पाएंगे ना? चलिए हमें बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा 6000 होगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना होगा? 6000 होगा, 6000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 34 पे आते हैं कि मनरेगा समझते हैं ना सभी लोग? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो कि अधिनियम चला गया था, कहता एक वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार मिलता है? यानी कि एक मनरेगा में जो काम करते हैं ना वहाँ पे लोग, तो उसको एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? आप लोग इसको बताइए। 100 दिन के लिए, 125 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन। तो क्या होगा? 34 का जो आंसर होगा हो जाएगा 100 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी कि एक साल में 100 दिन आपको काम दिया जाता है 365 दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? ब्याज दर, ऋण की राशि या फिर ऋणाधार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि ये सभी इसमें से शर्तें शामिल होता है। ठीक है, ब्याज दर भी होता है, ऋण की राशि भी होती है, ऋणाधार भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो गया इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 36 पे आते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के या फिर विकासशील देशों के श्रमिकों के या फिर इनमें से कोई नहीं। 36 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा सभी लोगों के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, सभी लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 37 पे आते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे ना, सेट 2 या फिर 1 में या फिर सेट 1 या 2 में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 24 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 37 का। कितना? 24 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे आते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें या फिर आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों का स्वाभाविक या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो क्या होगा इसमें? 38 का जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 39 पे आते हैं कि आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? आभूषणों की गुणवत्ता, ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने पहले पढ़े थे। क्या होगा? एक मार्क होगा, ISI होगा, BIS होगा, तो ISO होगा। क्या होगा? ISO। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, साझेदारी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां। तो 40 का जो आंसर होगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए तो हम लोगों का सेट 4 पूरा क्लियर हो गया। सोशल साइंस का सेट 4 पूरा हम लोग पूरा क्लियर कर लिया और कुछ ही देर में आपको सेट 5 मिल जाएगा। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से जुड़िए। और जो बच्चे क्लास 12 में 11 12 में पढ़ना चाहते हैं आप लोग हमें इस नंबर पे कमेंट करके बताएंगे, हम आपको नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 38 है। समझ में आ गया? अच्छे से लिख देते हैं हम 9334190038। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ऑल पे प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें। जितना ज़्यादा उसकी रिवीजन करें, अभी आपके पास टाइम कम है और आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही देर बाद सेट 5 लेके हम लोग आते हैं, तो आप लोग इसको तब तक रिविजन कीजिए। ठीक है, जय हिंद।